हेलो बच्चों, मेजर टेस्ट सीरीज सोल्यूशन एंड डिस्कशन वीडियो सीरीज के इस पार्ट में हम लोग 8 मार्च को हुए टेस्ट पेपर के बची हुई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। तो ये प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 3h/2 इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हमें दिया गया है तो अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी स्टेट में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आप क्या लिखते हैं जरा सोचिए। एल इज इक्वल्स टू आप लिखते हैं NH/2 पाई। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कितना दिया है 3h/2 पाई। तो n की वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 3। ऐसा होता है तो एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात की गई इसलिए 13.6 Z²/n² हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ईबी में आंसर आने वाला है -13.6 हाइड्रोजन एटम का Z1 और इसका n आप पहले ही निकाल चुके हैं तो 3 का स्क्वायर। देखिए 13.6 डिवाइड बाई 9 और आंसर आ गया हमारा 1.51। तो -1.51 ईबी और विल बी अवर करेक्ट चॉइस। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। 24th नंबर के प्रॉब्लम में देखा जाए तो एक लॉजिक गेट की सिंपल सी प्रॉब्लम है। अगर आपको बुलियन एक्सप्रेशन आता है तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको लॉजिक गेट सामने दिख रहा है। लॉजिक गेट कैसे बना हुआ है देख लीजिए। इसको रीड्रॉ कर लेते हैं ताकि आसानी से हम प्रॉब्लम को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। ऊपर बना है एक हमारा और गेट, देखिए आगे इसके यहाँ पर सर्कल नहीं बना हुआ है। फिर नीचे इन्हीं सिग्नल्स को हमने किसी नैंड गेट में सप्लाई दे दिया है। ये पास बना हुआ है और यहाँ पर ये डायरेक्टली पास कराने की जरूरत नहीं। यहाँ ए हुआ, यहाँ बी हुआ, तो आउटपुट भी लिखते चलिए। पहला जो आउटपुट आएगा, पहले और गेट से जो आउटपुट आएगा वो होगा ए प्लस बी, और पहले जो नैंड गेट से आउटपुट आएगा वो एंड का उल्टा ए डॉट बी का बार आ जाएगा। और फिर ये दोनों ही गेट पास हो रहे हैं एक दूसरे एंड गेट से। तो अगर ऐसा एंड गेट आप सप्लाई कराएंगे, वहां एंड गेट लिखा भी है, तो क्या हो जाएगा जरा देखिए इनका इनपुट। बुलियन एक्सप्रेशन से हम आगे बढ़ते हैं। हम लिखेंगे a प्लस बी डॉट फर्स्ट इनपुट और दूसरा हो गया a डॉट बी का बार। अब ये फाइनल इनपुट, फाइनल आउटपुट आया। अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो क्या करेंगे जरा देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे। चाहे तो आप बार के साथ उसको सिंप्लीफाई करें। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन के साथ, तो इसको लिख सकते हैं a बार प्लस b बार। मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें a बार प्लस a बार b प्लस ए बी बार प्लस बी बी बार। तो ए बार 0 हो जाएगा। यहाँ बचा ए बार बी और ए बी बार, और बी बी बार 0 हो गया। इस तरह का कॉम्प्लेक्स जो इनपुट आता है, आउटपुट आता है, वो किसका आता है आपको पता है कि ये जॉर गेट का आउटपुट है। नहीं पता है तो ट्रुथ टेबल से मैच करके देखें और जॉर गेट का आउटपुट याद रखें। इसलिए एक्सॉर गेट हो गया या एक्सओर गेट हो गया, और ये फाइनल आंसर हो जाता है हमारा, जो कि होता है सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 को अगर हम देखने चाहें तो एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी गिवन सिचुएशन में हमें चार्जेस के अरेंजमेंट दिए गए हैं और कोई एडिशनल चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर रखा गया है। तो गॉस थ्योरम कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds दैट मींस टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू इनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट वेयर q इनक्लोज्ड रिमेन्स अनचेंज्ड, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, साइट ऑफ एलिमेंट इज चेंज। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का एलिमेंटल साइट क्या हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, और इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पहला स्टेटमेंट तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। उसमें इनक्लोज चार्ज भी स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा, पहला रीजन हमारा असर्शन क्या हो जाता है, याद रखिएगा, सही हो जाता है। फिर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस इज ओनली ड्यू टू इनसाइड चार्ज। तो देखिए कोई अगर सरफेस है, जस्ट इमेजिन कीजिए कि किसी एक सरफेस को अगर हम ले लें, मान लीजिए क्लोज सरफेस ले लेते हैं, इसके अंदर कुछ चार्जेस बंद हैं, तो इससे निकलने वाली जो फील्ड लाइन होंगी वो इसके अंदर वाले चार्जेस पर डिपेंड करेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि बाहर से फील्ड लाइंस आ रही हैं या तो जा रही हैं। लेकिन अगर कोई बाहर चार्ज होगा तो इस चार्ज की वजह से जितनी फील्ड लाइंस इसमें इंटर करेंगी उतनी ही एग्जिट कर जाएंगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर कोई नेट फ्लक्स तो काउंट होगा नहीं। लेकिन अगर हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर सारे चार्ज जो भी उस नियर बाई स्पेस में मौजूद होंगे सबकी वजह से होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा असर्शन क्या हो जाता है, सही। असर्शन क्या हो गया बताइए, करेक्ट। और रीजन क्या हो गया, इनकरेक्ट। रीजन हो गया हमारा इनकरेक्ट। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
याद रखिएगा फ्लक्स क्या हो जाएगा, इनक्लोज चार्जेस से, और जो हमारा फील्ड होगा वो सुपर पोजिशन की वजह से, सभी चार्जों की वजह से होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 एक ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब जनरल क्वेश्चन है जिसे हम लोग नॉर्मली जानते हैं, लेकिन उसको असर्शन रीजन में सेट किया गया है। कह रहे हैं कि असर्शन है एक बर्ड सिटिंग ऑन ए हाई पावर लाइन से 11 किलोवोल्ट इज नॉट अफेक्टेड प्रैक्टिकली, ठीक है, हाँ जाहिर सी बात है, चिड़िया बहुत सारी रहती हैं, वो तारों पे बैठी रहती हैं, बिकॉज नो करंट फ्लोज बर्ड बॉडी द सर्किट बीइंग इनकम्प्लीट। बात तो सही है। देखिए करंट तब फ्लो करता है जब क्या हो, सर्किट कंप्लीट हो। क्योंकि चिड़िया बैठी है तो वो एक ओपन वायर, फ्री वायर, दूसरा एंड कहीं से कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से क्या हो जाता है, उससे करंट फ्लो नहीं करता है। तो दोनों ही बात सही है, ठीक है, क्योंकि पहला तो हमें देखने के ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, पहला ऑब्जर्वेशन है, प्रैक्टिकली वो सही है, ऑब्जर्वेशन क्या है, ट्रू, तो ऑब्जर्वेशन तो ट्रू है। दूसरा कह रहे हैं कि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करती क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट है, तो रीजन भी क्या हो रहा है, याद रखिएगा ट्रू, ठीक है, क्योंकि सर्किट अगर हमें करंट फ्लो करानी है तो क्या करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और एक तार पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, तो ये ओपन सर्किट की वजह से ही इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। पोटेंशियल है कि नहीं है, तो जवाब है पोटेंशियल है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो यानी कि इसलिए क्या है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्शन रीजन की वजह से ही करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन में भी ये चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक वेक्टर का क्वेश्चन बन रहा है, तो इसको अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि C जो है दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, द रिजल्टेंट C ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B इज परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर A से रिजल्टेंट हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ऑल्सो C का मैग्नीट्यूड A के मैग्नीट्यूड के बराबर है, देन एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कई सारे लोग कई सारे तरीके से बनाते हैं, लेकिन मेरा मानना होता है कि जब इसमें एक 90 डिग्री आ जाए और कुछ मैग्नीट्यूड्स उनकी जो साइज है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, तो ट्रायंगल मेथड इसमें बेस्ट मेथड होता है। तो ट्रायंगल मेथड हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा अगर दो वेक्टर्स जोड़े गए हैं तो रिजल्टेंट कैसे लिखा जाना चाहिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर आर। अगर देखा जाए तो ये दोनों साइडें हो जाएंगी ट्रायंगल की, और आर जो हो जाएगा वो तीसरी साइड बन जाएगा। बस थोड़ा उनको जोड़ते वक्त ध्यान में रखना है, जैसे वेक्टर ए जो साइड से उनको टेल टू टेल मतलब हेड टू टेल जोड़ना है, और जो रिजल्टेंट जोड़ना है वो टेल टू टेल जोड़ना है। तो टेल से टेल जोड़ेंगे रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट ए के टेल से टेल बनाते हुए खींचेंगे, तो मतलब रिजल्टेंट यहाँ खींचना है सी। और जरा देखिए ये परपेंडिकुलर भी है, अगर ऐसा है तो वेक्टर बी यहाँ से खींचना पड़ेगा, क्योंकि ए में वेक्टर बी जोड़ रहे हैं तो इसके टेल टू हेड ऐड करेंगे। ऐसा दिया गया है और कह रहे हैं इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसका जो मैग्नीट्यूड है आपस में बराबर है, मतलब इस ट्रायंगल वाइज देखा जाए तो ये दोनों साइड्स बराबर है। अगर साइड बराबर है और एक एंगल 90 डिग्री है तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा मतलब ये 45 डिग्री और ये वाला भी 45 डिग्री। राइट एंगल आइसोसेलेस में बाकी दोनों एंगल्स 45 45 हो जाते हैं। तो क्या आप गेस कर सकते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर, याद रखिएगा वेक्टर्स के बीच में एंगल कहाँ कहाँ लिया जाता है, हमेशा टेल टेल या तो हेड हेड के बीच में लिया जाता है। एंगल बिटवीन वेक्टर्स कहाँ कंसीडर करोगे, टेल टेल और हेड टू हेड। याद रखिएगा यही क्वेश्चन गलत होता है, अगर ट्रायंगल मेथड लगाने में आपको ट्रायंगल मेथड यूज करना है तो आपको इस बात पर बस ध्यान देना होगा, साइड का एंगल नहीं, वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछा गया है। तो 180 माइनस 45 करेंगे, दिस शुड बी 135। 135 का मतलब कौन सा ऑप्शन होने वाला है हमारा, सेकेंड ऑप्शन, 3π/4, 3π एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो 3π/4 रेडियन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 28 नंबर की प्रॉब्लम को बच्चा लोग देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम कह रही है कि मास ऑफ हैवीएस्ट स्टोन व्हिच कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय फ्लोइंग रिवर वाटर डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी v ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, डेंसिटी rho ऑफ वाटर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफ मास ऑफ स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो इस क्वेश्चन की मजेदार बात बताएं, एक बच्ची आई और वो कहने लगी कि सर मैंने ये क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे ये फ्लूइड का लगा। जरा सोचिए फ्लूइड में उसने कहा कि मेरा फ्लूइड थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि उड़ा हुआ है, और उसने देख कर ही ये क्वेश्चन छोड़ दिया। तो इस बात पे थोड़ा सावधानी रखिए, ऐसा कई सारे बच्चों ने हो सकता है किया हो कि आप क्वेश्चन को पढ़िए जरूर, हो सकता है डायमेंशन का क्वेश्चन आप फ्लूइड के चक्कर में छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस का है। कह रहे हैं जरा देखिए, मास ऑफ हैवीएस्ट स्टोन which can be displaced by flowing river of water depends on the velocity of flow। that means mass जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी की पावर a मान लेते हैं, डेंसिटी की पावर b मान लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c मान लेते हैं, ठीक है। और अब इसमें पूछा गया है कि जो वेलोसिटी की पावर है
वो किस पे डिपेंड करेगी, मतलब वही जो a है वो उसको n हम वहां पर कहा जा रहा है, तो v टू द पावर n a इक्वल्स टू n है और वही n निकालना है। अगर हम इसको सॉल्व करने जाए तो डायमेंशनल एनालिसिस मास रख देते हैं, बराबर कर देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो जाएगी, एल टी टू दी पावर माइनस वन ए कर देते हैं, रो हो जाएगा एम एल की पावर माइनस थ्री और बी वहां रख देते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा बताइए, एल टी माइनस टू की पावर क्या कर लेते हैं, सी कर लेते हैं, सारी पावर्स ऐड करते हैं, ए माइनस थ्री बी और प्लस सी, और टी की पावर देखा जाए तो टी की पावर हो जाएगा यहाँ पर माइनस ए और माइनस टू सी, और यहाँ पर एक m की पावर भी आ सकती है, m की पावर आ जाएगी b, m की पावर b, और इधर है m की पावर जी वन, l की पावर है जीरो और t की पावर जीरो, क्योंकि इधर बस m है। तो अगर हम इन सारी पावर्स को एक साथ बैलेंस करें, इक्वेशन बनाएं, थोड़ा झंझट रहता है लेकिन आसान श्योर रहता है, इसलिए इसको लगाएं जरूर। तो b की वैल्यू सीधा कंपेरिजन करने पर क्या आ गई, वन। फिर दूसरी वैल्यूज रखते हैं l और t की पावर्स रखते हैं, तो चूंकि यहाँ पर b है और यहाँ पर भी एक इक्वेशन a और c में बन रहा है, इनको साथ में ले सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस थ्री बी प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। फिर अगला इक्वेशन लिख सकते हैं माइनस ए माइनस टू सी इज इक्वल्स टू जीरो। इक्वेशन वन कह देते हैं, इक्वेशन टू कह देते हैं, इक्वेशन थ्री कह देते हैं। वैल्यूज रखिए, पहले यहाँ पर रख दीजिए, फिर सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लीजिए। तो सर फर्स्ट की वैल्यू को आप सेकंड में रख रहे हैं, तो a माइनस थ्री प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू थ्री, इक्वेशन नंबर फोर। अब इन दोनों को सॉल्व करें, माइनस ए माइनस टू सी इज इक्वल्स टू जीरो। आप कुछ मत करें, इन दोनों को ऐड कर दें, सिंपली ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस सी इज इक्वल्स टू थ्री, सी की वैल्यू माइनस थ्री। अब इनमें से किसी एक में वैल्यू रख दें, आंसर आ जाएगा। सेकंड में रखते हैं, आसानी से आएगा, माइनस ए टू माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। देखिए माइनस ए प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो, ए की वैल्यू क्या आ गई, सिक्स, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, फोर्थ वाला, क्योंकि जो ए है वही क्या मान लिया गया है, एन, हम लोगों ने उसे एन मान लिया, ए मान लिया था, जैसे नॉर्मली सॉल्व करते रहते हैं एबीसी फॉर्म्स के साथ। तो इस तरह से इस डायमेंशन एनालिसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को पूरा जरूर पढ़िए, हो सकता है वो क्वेश्चन कहीं और का हो, आप डर के उस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। इस प्रॉब्लम को बच्चे लोग देखते हैं, ये प्रॉब्लम एक आसान प्रॉब्लम है। कह रहे हैं एक पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, इसकी वी स्क्वायर का और पोजीशन का ग्राफ दिया गया है और इनिशियल एक्सेलरेशन क्वेश्चन में पूछा गया है। इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब शुरुआत में जो एक्सेलरेशन होगा, x बराबर जीरो पर जो एक्सेलरेशन होगा, या इस वाले पीरियड में जो एक्सेलरेशन होगा उसकी बात कही जा रही है। तो ग्राफ देखिए वी स्क्वायर का है। अब इस ग्राफ के एनालिसिस के करें तो क्या हो रहा है, पहले ग्राफ लीनियर है, पहले ग्राफ जो है वो लीनियर है, ओरिजिन से पास करता हुआ है। तो अगर हम ग्राफ लिखना चाहें तो हमारे पास ग्राफ लिखने का ढंग है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो y इक्वल्स टू mx, जहां पर y वेरिएबल है, तो x की वैल्यू अगर दो और दो से छोटी हो तो y इक्वल्स टू mx, और फिर उसके बाद x की वैल्यू मोर देन और इक्वल टू टू के बाद है y की वैल्यू कांस्टेंट। जो कांस्टेंट है वो कितना है याद रखिएगा, वो ये 12 है। ग्राफ पहले देखिए लीनियर है, फिर कांस्टेंट हो जा रहा है, तो इस हिस्से में ही एक्सेलरेशन है क्योंकि उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इस हिस्से में देखते हैं ग्राफ कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए x इज लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए आप क्या लिखेंगे, y मतलब v स्क्वायर, याद रखिएगा y v स्क्वायर है, यहाँ चाहे तो लिख लें y v स्क्वायर है और x x ही है, तो y इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, इसका स्लोप m लिखना पड़ेगा। तो स्लोप बताइए क्या लिखेंगे, दिस बाई दिस, ये दूरी कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है, ये कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 बाई टू स्लोप इंटू एक्स, सिंप्लीफाई किया गया तो 6 हुआ, y इक्वल्स टू कितना हुआ, 6x। अब जरा वैल्यूज को उसके फॉर्म में लिख दें जिसमें वो पूछा गया है, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 6x। इनिशियल स्पीड देखिए जीरो दी हुई है क्योंकि शुरुआत जीरो से हो रही है, तो अगर हम इक्वेशन से सीधा कंपेयर कर दें, यू स्क्वायर प्लस 2ax से कंपेयर करें तो 2a की वैल्यू क्या है, u देखिए जीरो है और 2a की वैल्यू 6 है, तो a की वैल्यू देखिए हमें क्या दिख रही है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को बच्चा लोग हम लोग देखते हैं। ये प्रॉब्लम कह रही है क्या कि दो पार्टिकल्स हैं, उनको साइमल्टेनियसली फेंका गया है किसी एक पॉइंट से, एक को सीधा फेंका गया है और दूसरे को 30 डिग्री के एंगल पर फेंका गया, मतलब दूसरा प्रोजेक्टाइल कर रहा है, पहला लीनियर मोशन कर रहा है, और इनिशियल स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड निगलेक्टिंग द एयर ड्रैग। शुरुआत में दोनों ही 25 मीटर पर सेकंड से फेंके गए हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स 1 सेकंड आफ्टर प्रोजेक्शन। 1 सेकंड के बाद दोनों पार्टिकल्स का क्या बताना है आपको, मतलब दोनों के बीच की सेपरेशन बतानी है।
तो प्रॉब्लम आसान है, चूंकि दो पार्टिकल की चर्चा की जा रही है इसलिए रिलेटिव मोशन का अप्रोच आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप दोनों की पोजीशन निकाल लें 1 सेकंड बाद और फिर दोनों के बीच का सेपरेशन निकाल लें, प्रोजेक्टाइल में आप लगाइए पैरामीट्रिक इक्वेशन, और चाहे तो आप क्या कर लें दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लें और फिर रिलेटिव वेलोसिटी के साथ 1 सेकंड बाद दोनों का क्या निकाल लें, डिस्टेंस निकाल लें। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसे आप लिख सकते हैं। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी लिख लें यू इनिशियल, तो कितनी हो जाएगी बताइए, 25 जे कैप। उसे ऊपर की तरफ फेंका गया है, मान लेते हैं पहला पार्टिकल है जिसे हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ये पार्टिकल 1 है, और दूसरे पार्टिकल को हम 30 डिग्री पर फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टल के, 30 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल के साथ फेंक रहे हैं। तो यू जो सेकंड पार्टिकल होगा, सेकंड वन, इसको पहले लिख लेते हैं, सेकंड वन की वेलोसिटी हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कितना है, 25 cos 30, 25 sin 30, तो 25 cos 30, जरा सोचिए आई कैप प्लस 25 sin 30 जे कैप। अच्छा, एक्सेलरेशन को भी वेक्टरली डाल लीजिए, पहले वाले में भी माइनस जी जे कैप है और दूसरे वाले में भी एक्सेलरेशन माइनस जी जे कैप है। तो देखा जाए टेक्निकली दोनों का एक्सेलरेशन मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होने वाला है, बस वेलोसिटी से ही काम आप कर सकते हैं। तो अगर हमने वेलोसिटीज लिख ली, अब हम क्या निकालते हैं, यू रिलेटिव निकालते हैं। तो पहले में दूसरे को या दूसरे में पहले को आप घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम आएगा तो बाद में मैग्नीट्यूड निकालना है, आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्सट्रैक्शन में जब जाएंगे तो क्या लिखेंगे जरा देखिए, यू रिलेटिव में करते हैं 25 cos 30 आई कैप, क्योंकि इसमें से ये घटाते हैं फिर इसमें से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 25/2 जे माइनस 25 ऑफ जे, V1 कर दे रहे हैं, तो 25√3/2 आई कैप, और इसको सॉल्व किया गया तो माइनस 25/2 जे कैप। देखिए यू रिलेटिव आ गया। अब यू रिलेटिव आ गया तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, 1 सेकंड बाद, देखिए दोनों दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन तो खत्म हो गया है। तो अगर हम लिखना चाहें एस रिलेटिव इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर। ये वाला टर्म तो खत्म, जीरो हो गया, सीधा इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो यू रिलेटिव इंटू टी, टाइम कितना है 1 सेकंड, इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एस रिलेटिव भी निकाला जाए तो उसकी वैल्यू भी यही रहने वाली है, 25√3/2 माइनस 25/2 क्या, जे क्या, इसका क्या निकालिए, मैग्नीट्यूड। अब जरा देखिए ये तो कुछ यही है, बस सिंबल्स बदले हुए हैं लेकिन वैल्यू यही है, तो देखा जाए तो इसका मैग्नीट्यूड भी वही आएगा। तो अगर एस रिलेटिव का आप मैग्नीट्यूड निकालने जाए तो 25 ही आएगा, क्योंकि इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आ जाएगा, साइन के अलावा कोई अंतर नहीं। तो ऑप्शन 2 इसका भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम की बात हम लोग करते हैं, चलो कह रहे हैं कि एक ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है, उसको रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है, उसको 33 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी राइट साइड की तरफ प्रोवाइड की गई है, एक 20√2 फोर्स भी एक्ट किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर इज 0.5, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 3 सेकंड। 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी। तो जब 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी पूछी जाए तो एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगनी ही लगनी है, 3 सेकंड के बाद कहना है। तो यू इनिशियल वी इज इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस एटी और प्लस एटी यूज किया जाएगा, जैसा देखा जाएगा कि फोर्स का क्या नेचर है। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें तो बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें चीजें यूज करनी पड़ेंगी, मतलब एलएलएम को जोड़ना है जाके आपको काइनेमेटिक्स से। तो हम क्या करें, हम सोल्यूशन बनाने जाएं, हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि फिगर कुछ क्लियरली दिखे। हमें क्या दिख रहा है, कह रहा है एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है जो कि खुद 20√2 है, और उसका एंगल देखिए हॉरिजॉन्टल से 45 प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे बनाएंगे देखें तो यहाँ पर भी वो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी इसको इधर दी गई है 33 मीटर पर सेकेंड, ब्लॉक खुद कितने केजी का है याद रखिएगा, 5 केजी का है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला फोर्स इसके सेंटर पे काम करना शुरू करेगा, सेंटर पे काम करना ऐसे शुरू करेगा तो एक उसका कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट नीचे जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, सरफेस रफ है, इसलिए फ्रिक्शन वाला फोर्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो सारे फोर्सेस बस आपको कैलकुलेट करने हैं। देखिए 20√2 दिया हुआ है, तो जब 20√2 45 पर दिया हो √2 हो तो सीधा कंपोनेंट बांट दीजिए, इधर वाला 20 हो जाएगा, ये वाला भी 20 हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, कॉस साइन दोनों की वैल्यू बराबर, दोनों 1/√2, √2 खत्म, हमेशा 20 और 20 आएगा। तो ऐसा होता है, तो अब इस फिर ब्लॉक को रीड्रॉ करते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पर इसका वेट लगेगा 50 न्यूटन, साथ में जो तुमने फोर्स लगा के रखा है उसका एक कंपोनेंट जाएगा 20 न्यूटन, पीछे की तरफ तुम्हारा एक फोर्स और काम कर रहा है 20 न्यूटन, आगे की तरफ हमें वेलोसिटी मिल गई है, इनिशियल वेलोसिटी मान लो 33 मीटर पर सेकेंड। अब ये सारी डिटेल हमें दे दी गई है, फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है। अब फ्रिक्शन देखिए किधर इन्वॉल्व होगा, देखिए वेलोसिटी तो उसको दे दी गई है,
बॉडी उधर की तरफ मूव करना शुरू कर दी। फोर्स वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करता है, फोर्स वेलोसिटी को तुरंत खत्म नहीं कर सकता है। तो इसलिए क्या है, याद रखिएगा, इसकी मोशन इधर है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ ही आएगा। अब फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बताइए, फ्रिक्शन काइनेटिक्स अभी यहाँ पर दिया हुआ है, तो म्यू टाइम्स ऑफ एन हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू देखिए कितनी होने वाली है, 70 न्यूटन। तो बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन जो कि म्यू दिया हुआ है हमारा कितना, 0.5 इंटू 70 दैट इज 35 न्यूटन। तो नेट जो फोर्स है वो कितना है, इस पे देखिए, एफ नेट है 20 प्लस 35 दैट इज 55 न्यूटन। तो व्हाट इज द एस्केलरेशन, एस्केलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये अपोजिट टू द वेलोसिटी, अपोजिट टू वेलोसिटी। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये रिटार्डेशन बन जाएगा। अब v बराबर निकालना है, u प्लस ए टी कर देते हैं, u हमारा 33 दिया है, ये माइनस कर देते हैं, और t 3 दिया हुआ है, तो 33 माइनस 33 दैट इज 0। तो 3 सेकेंड के बाद ये ब्लॉक रुक जाने वाला है, तो वेलोसिटी क्या हो गई इसकी, 0। सिंपल से तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को देखिए, ये प्रॉब्लम हमारी काफी आसान है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट दे दिया है। कह रहे हैं यहाँ पर हमें एक सिस्टम दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है, एक हमें सिस्टम दिया हुआ है, इसको इसी में कहा सोल्यूशन बना देंगे। एक हमें सिस्टम दिया हुआ है और वो कह रहा है कि एक 1 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है, यहाँ पुलीज कनेक्टेड है, एक ही स्ट्रिंग लगी हुई है, बाकी दो जो है, 3 पुली जो है स्टेबल है, एक पुली जो है मूविंग है। लेकिन इसमें मूवेबल पुली का कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम है तो रेस्ट हो गया है, रेस्ट हो गया तो सिंपल सा फ्री बॉडी डायग्राम बना, एक लाइन में आंसर आएगा। मुझे लगता है फिगर के बाहर भी जाने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, टेंशन। ये टेंशन सभी जगहों पर ट्रांसमिट हो रहा होगा, और यहाँ पर टेंशन, अच्छा यहाँ टेंशन देखिए इधर की तरफ जा रहा होगा, तो इस टेंशन को हम लिख सकते हैं कितना, 2t। यहाँ पर देखिए इधर की तरफ जो लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 2t। तो ये देखिए 2t हो गया, ये t हो गया, और ये t हो गया। अब इस t ने किसको काउंटर किया है, इक्विलिब्रियम में सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, तो t की वैल्यू mg। अब इस ब्लॉक को देखिए कौन कौन रोक रहा है, ये एक 2t और एक ये t, तो टोटल कितना है 3t, जो इस पूरे 3 kg मास को बैलेंस किया हुआ है। यानी कि कितना हो जाएगा जरा सोचिए, 3t इज इक्वल्स टू 30, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू mg इज इक्वल्स टू 30, और हमारा सोल्यूशन आ गया। यानी कि 3m और ग्रेविटी हो गई 10, 30 सिंप्लीफाई करें, m की वैल्यू कितनी आ गई जरा सोचिए, 1 kg। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से सोल्यूशन बना सकते हैं, आंसर नंबर 4 इसका हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कहने की वजह से ये प्रॉब्लम आसान हो जाती है। इस 33 नंबर की प्रॉब्लम पे हम लोग गौर करते हैं। ऐसा प्रॉब्लम हम लोगों ने कई बार किया है, जिसमें पावर ऑफ पंप देखी जाती है, वो प्रॉब्लम आसान प्रॉब्लम में से एक आता है, क्योंकि पावर के बारे में हमें पता है कि उसका जो पावर ऑफ पंप होती है वो रो ए वी क्यूब के बराबर होती है। ये 1/2 रो ऑफ वी ए क्यूब उसकी एवरेज पावर हो जाती है, जहाँ पर वी वेलोसिटी होती है जिससे वो रन कर रहा होता है पानी पाइप के थ्रू। तो इसमें कह रहे हैं एक पंप है, मोटर पंप है, उसको यूज किया गया है वाटर को डिलीवर करने के लिए किसी रेट से। अब कह रहे हैं कि अगर हमें 3 गुना रेट से पानी सप्लाई करना हो तो कितने पावर का मोटर रिक्वायर्ड होगा। तो मैंने बताया कि व्हाट इज द पावर ऑफ पंप, पावर ऑफ पंप जो होती है इंस्टेंटेनियस रो ए वी क्यूब होती है, और एवरेज जो होती है उसको 1/2 ऑफ रो ए वी क्यूब कहा जाता है। एक क्रॉस सेक्शन है, वी स्पीड है, रो डेंसिटी है। तो इन दोनों ही सिचुएशन से देखा जाए पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, जितनी तेजी से पानी उससे रन कर रहा है वो यहाँ पर रखा गया है। तो अब जरा देखिए, अगर कह रहे हैं कि हमें 3 गुना करना है तो पावर कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो पावर को बढ़ाने के लिए पावर कितनी हो जाएगी, याद रखिए वेलोसिटी क्यूब, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 क्यूब, दैट मींस ऑफ इनिशियल पावर। तो इनिशियल पावर का मतलब फाइनल पावर कितनी होगी, 27 ऑफ P इनिशियल होगी। तो इस तरह से हमारी पावर कितनी आ गई, 27 टाइम्स। वेलोसिटी 3 गुनी तो पावर 3 की पावर 3 टाइम्स 27 टाइम्स होगी। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कार है वो कांस्टेंट स्पीड से किसी रोड पर मूव कर रही है, नॉर्मल फोर्स बाय द रोड ऑन कार इज NA एंड NB वेयर इट इज एट पॉइंट एंड A एंड B रिस्पेक्टिवली। तो कह रहे हैं कार किसी ऐसे ट्रैक पे चल रही है, इस ट्रैक को रीड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा कुछ ट्रैक है, मतलब पहले यहाँ पर थोड़ा सा शार्प है और यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट पोर्शन दिख रहा है हमें। तो ये कह रहा है कि ये पॉइंट हमारा ए है, ये वाला पॉइंट हमारा ए बन रहा है, ये वाला पॉइंट हमारा ए है और ये वाला पॉइंट हमारा बी है।
तो ए पॉइंट का रेडियस आर ए इज लेस देन आर बी। ये इंफॉर्मेशन हमें देख कर पता चल रही है। कह रहे हैं अब वो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो कैसे कितना होगा। तो देखिए दोनों ही सरफेस नीचे के सरफेस है, तो अगर देखा जाए तो एम जी नीचे की तरफ काम करेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, इन दोनों का नेट हमारा बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एन की वैल्यू हो जाएगी एन माइनस एम जी, एन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर फॉर बोथ द पॉइंट्स। इसमें कुछ अलगाव नहीं है। तो एन बराबर हो गया एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। अब देखिए एम जी तो दोनों पॉइंट्स के लिए सेम है, एन ए के लिए भी एम जी है, बस उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रख दीजिए, और एन बी के लिए भी एम जी है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख दीजिए। एम वी स्क्वायर बाई आर बी कौन बड़ा है जरा सोचिए। रेडियस ऑफ ए बड़ा छोटा है, रेडियस ऑफ बी बड़ा है। अगर ये छोटा होगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये बड़ा होगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब एन ए पे एम जी में कुछ ज्यादा ऐड होगा, एन बी पर एम जी में कुछ कम ऐड होगा कंपेरेटिवली पहले केस के। दैट मीन्स एन ए शुड बी ग्रेटर देन एन बी। और इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाला करेक्ट चॉइस। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये प्रॉब्लम कोलिजन की है, लेकिन कोलिजन को किसी ट्यूब में कराया गया है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग क्लासरूम में प्रैक्टिस करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि एक स्मूथ सर्कुलर ट्यूब है जिसका रेडियस आर है, और उसमें पार्टिकल एम मास का है जो कि वी नॉट स्पीड से जा रहा है और किसी दूसरे 3m मास के से टकरा रहा है जाके, जो कि रेस्ट में है। कितनी देर बाद फिर से अगला कोलिजन होगा। तो देखिए टकराएगा दो बॉल, दोनों बॉल जब टकराएंगे, दोनों बॉल टकराने के बाद क्या होगा, वापस लौटेंगे। वापस लौटने के बाद दोनों बॉलों को रिलेटिवली इसके सरकमफेरेंस के बराबर चलना होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चूंकि स्मूथ बॉल है इसलिए किसी तरह का कुछ होना वाना नहीं है उसमें, मतलब कहीं पर लॉस नहीं होना है एनर्जी का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिंपल सा कोलिजन के बाद की आप वेलोसिटी निकालें, दोनों की वेलोसिटी जोड़ दें क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर वो वेलोसिटीज दोनों ही पॉजिटिव आती हैं, लगता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो और फिर 2 पाई आर से उस रिलेटिव वेलोसिटी को डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। तो अगर हम कोलिजन की बात करें, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा। उसको लिखने का फॉर्मूला भी देख लीजिए, लिखने का ढंग देख लीजिए। मान लो तो टकराने के बाद में पहले पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, तो आप यहाँ लिखें m1 प्लस एम टू u1 प्लस m1 प्लस एम टू, दूसरी बार लिख दीजिए u2। यहाँ m1 की वेलोसिटी निकालनी है तो m1 माइनस एम टू लिख दें, और फिर यहाँ पर लिख दें 2m2। तो इस तरह से v2 लिख दें, फिर यहाँ पर भी वही लिख दें m1 प्लस एम टू, लेकिन इस बार v2 निकालना है तो यहाँ u2 लिख दें, फिर लिख दें m1 प्लस एम टू। अब इस बार फिर से u2 निकालना है, यहाँ u2 लिख चुके हैं तो यहाँ u1 लिख दें, फिर यहाँ पर 2m1 कर दें और यहाँ m2 माइनस m1 कर दें। सारे पार्टिकल्स की वैल्यूज देखिए, कोलिजन के बाद इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटीज लिखने का ये तरीका है। तो अगर हम बात करें तो u2 वाले को 2m ले लेते हैं, m1 जो है वो m ले लीजिए आप, और m2 जो है वो 3m ले लीजिए। u1 जो है वो v नॉट है, u2 जो है वो हमारा 0 है। अब जहां जहां वैल्यूज उठा के रखिए v1 की वैल्यू मिल जाएगी। उस तरह से v1 निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, m माइनस 3m डिवाइड बाई m प्लस 4m। अब गौर से देखिएगा ना, u1 की वैल्यू v नॉट हो गई, ये 0 हो गया, कोई जरूरत ही नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, माइनस ऑफ 2m 4m v नॉट, m से m गया v बाई 2, v नॉट बाई 2 माइनस सिंबल, माइनस सिंबल मतलब ये वापस लौट रहा है। v2 की वैल्यू बात करें तो फिर सिमिलर फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर u2 है तो पहला ही टर्म 0 कर देते हैं, 2 m1 को m लिखते हैं, फिर यहाँ वैल्यूज को सम करते हैं, m प्लस 3m करते हैं, यहाँ u1 लिखते हैं तो v नॉट आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 2v नॉट बाई 4 आएगी, दैट इज v नॉट बाई 2 आ जाएगा। देखिए एक की पॉजिटिव है एक की निगेटिव, मतलब एक वापस लौट रहा है एक उसी डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब जब टकराया होगा एम मास वाला, तो एम मास वाला टकराने के बाद इधर और 3m वाला इधर, यानी कि दोनों एक सर्कल कंप्लीट करते हुए वापस मिलेंगे आके। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो जाएगी बताइए, सरकमफेरेंस के बराबर 2 पाई आर बिफोर नेक्स्ट कोलिजन। और अगर हम टाइम पूछे तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 पाई आर बाई वी रिलेटिव, रिलेटिवली मूवमेंट है तो 2 पाई आर कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए दोनों की वेलोसिटी बराबर बराबर है, वी नॉट बाई 2 माइनस वी नॉट बाई 2 जुड़ जाएगा, आंसर आएगा 2 पाई आर बाई वी नॉट। और इस तरह से हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सेकंड वाला। देखिए इस प्रॉब्लम पे हम लोग गौर करते हैं, ये भी एक टॉर्क बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है या मूवमेंट कंजर्वेशन की प्रॉब्लम है, जो मूवमेंट्स निकाले जाते हैं क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स की।
उस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो कहा गया है कि दो टेंशन निकालना है T1 T2 में, स्ट्रिंग दी गई है किसी गिवन डायग्राम में, रॉड का मास m दे दिया गया है और रॉड की लेंथ l दे दी गई है, और ब्लॉक का मास भी m ही है। दोनों मतलब रॉड और ब्लॉक के मासेस m है। रॉड को मतलब ब्लॉक को L/4 एक एंड से L/4 पे हैंग आउट किया गया है, और दोनों टेंसर्स की वैल्यूज को क्या किया गया है, देखिए कैलकुलेट करने के बारे में बात की जा रही है। तो हम इस फिगर को एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी रहे। कहना एक रॉड है जिसका मास यहाँ पर कहीं पर लग रहा है, मान लेते हैं m है। यहाँ पर एक ब्लॉक लगा दिए हैं जिसका मास भी m है, और इस एंड से इसकी जो दूरी है वो L/4 है, ऐसा इन्होंने बता दिया है। और एंड्स पे ही हमने क्या कर दिया है, स्ट्रिंग्स बांध दी है। यहाँ पर देखिए T1 लग रहा है और इस एंड पे देखिए T2 लग रहा है। तो कोई एक पॉइंट चुन ले, कोई एक पॉइंट चुन ले, उसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दें, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। सिंपल सा तरीका है। अब ये देखिए जो रॉड है वो यूनिफॉर्म है, तो ये जो मास होगा वो L/2 पर एक्ट कर रहा होगा। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो ये वाली दूरी जो है वो L/2 है, तो ये वाली दूरी देखा जाए तो L/2 - 4 दैट इज L/4 ही। तो अगर देखा जाए सारे पॉइंट्स की हमें दूरियां पता है, सब वैल्यूज पता है, किसी एक पॉइंट को टॉप मोमेंट निकालना, हमें T1 और T2 की वैल्यू पता करनी है। तो इसका एक तरीका और होता है कि हम इस पहले एंड के अबाउट एक बार टॉर्क निकाल दें और एक बार इस एंड के अबाउट टॉर्क निकाल दें, हमें सोल्यूशन बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो अबाउट पहला एंड कर देते हैं, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। तो क्या करेंगे, अबाउट ए, अबाउट ए देखेंगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। टॉर्क तो जीरो ही होगा किसी पॉइंट पर क्योंकि सिस्टम रुका हुआ है। तो देखा जाए तो सारे टॉर्क निकालते हैं m इंटू L/2। याद रखिएगा ये नीचे की तरफ घुमा रहा है, ये वाला मास भी नीचे की तरफ घुमा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए कितनी हो जाएगी, m L/2 प्लस L/4, और ये वाली चीज ऊपर घुमा रही है तो माइनस T2 इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो L है, बराबर कर दीजिए जीरो। देखिए आंसर आ गया, mL/2 प्लस mL/2 प्लस mL/4 is equals to T2 into L। सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इज mL/4 एंड फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा 5/4 ऑफ ml दैट इज T2 ऑफ L। यहाँ पर G आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि वेट ही लगा रहा होगा, G हम लोग फाइनली समझ जाते हैं कि G लगना ही लगना है, तो यहाँ G लगा लेते हैं, LL कैंसिल आउट हो जाता है, T2 की वैल्यू हो जाती है 5/4 ऑफ mg। तो T2 की वैल्यू देखिए 5/4 ऑफ mg आ गई। 5/4 ऑफ mg T2 की वैल्यू किसी में है ही नहीं ऑप्शन ए को छोड़कर, तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट चॉइस। अगर हम T1 को निकालना चाहते हैं तो अबाउट बी के अबाउट आप टॉर्क बैलेंस करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि वो 3 mg/4 आ रहा है या नहीं। देखिए इस प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो एक रोटेशन की ये प्रॉब्लम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इन्वॉल्व किया जा रहा है। कह रहे हैं एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, वो किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए फ्री है, about a vertical axis passing through its center, a tortoise is sitting at the edge of platform। प्लेटफॉर्म के एज पे एक कछुआ बैठा है, ठीक है। नाउ द प्लेटफॉर्म इज गिवन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा उसे दी गई है। तो कहा गया है कि व्हेन द टॉर्टोइज मूव अलोंग द डायमीटर ऑफ प्लेटफॉर्म विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टी विल वेरी विद टाइम टी एज। तो पहला कह रहा है ऑप्शन वेरी नहीं करेगा, दूसरा कह रहा है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, तीसरा कह रहा है कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, और चौथा कह रहा है लिनियरली इंक्रीज करेगा। तो देखिए यहाँ पर सारी चीजों के कुछ सिग्निफिकेंस है, क्वेश्चन बनाने वाले इस बात की सावधानी रखते हैं कि चीजों पे सारी चीजों पे गौर किया जाए। टॉर्टाइज इसलिए लिया गया है क्योंकि टॉर्टाइज बहुत धीमे धीमे चलेगा, तो जो चेंजमेंट होगा वो रैपिड नहीं होगा, बहुत धीमे धीमे उसके वेट का इम्पैक्ट पड़ता रहेगा। तो इसलिए टॉर्टाइज का एग्जाम्पल लिया गया, अच्छा क्वेश्चन सेट किया गया है। अब इसमें कहा जा रहा है कि आपको एक रफ ग्राफ खींचना है, ग्राफ का शेप तो आप निकाल नहीं पाएंगे। अच्छा ओमेगा कांस्टेंट है नहीं कांस्टेंट है, इस पर भी डिस्कशन किया जा सकता है। तो पहले हम इस फिगर को ड्रॉ करते हैं और सोचते हैं कि हो क्या रहा होगा। तो जरा सोचिए एक प्लेटफॉर्म है, इस एक्सिस के अबाउट तो जरा देखिए एक प्लेटफॉर्म है, इस एक्सिस के अबाउट वो घूमने के लिए फ्री है, और एक यहाँ पर वो टॉर्टाइज है, वो टॉर्टाइज यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है। सेंटर इस डायमीटर के अबाउट वो क्या करेगा, एक एज से दूसरे एज की तरफ जाएगा। तो जरा सोचिए टॉर्टाइज मतलब मास जो बहुत धीमे धीमे मूव कर रहा है, इसको मास दे लेते हैं। जब एज पे होगा तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, तो आई, चूंकि देखिए यहाँ पर एल तो कांस्टेंट रहने वाला है, एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया है। तो एक्सटर्नल टॉर्क ना आने की वजह से आई ओमेगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
अब अगर उस हिसाब से देखा जाए किसी तरह से आई में चेंजमेंट होगा तो ओमेगा में भी चेंजमेंट होगा। इस टर्टाइज मूवमेंट की वजह से क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा है? तो जवाब है हाँ बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? तो आई इनिशियल देखिए क्या होगा। आई इनिशियल हम देखेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि उस डिस्क प्लेटफॉर्म मान लेते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो जाएगा, मास ऑफ डिस्क रखा जाएगा। टॉर्टाइज पॉइंट मास की तरह से काम करेगा तो मास ऑफ टॉर्टाइज और रेडियस ऑफ आर का स्क्वायर कर देंगे। अब जैसे जैसे ये सेंटर की तरफ बढ़ेगा उसकी डिस्टेंस घटने लगेगी, डिस्टेंस घटने लगेगी तो ये टर्म कम होने लगेगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने लगेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने लगेगा तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारा ओमेगा बढ़ जाए। तो सिंस जब टॉर्टाइज हमारा मूव करेगा, टॉर्टाइज मूव टुवर्ड सेंटर या मूव टुवर्ड नेक्स्ट या अपोजिट पॉइंट ऑन डायमीटर, अपोजिट पॉइंट ऑन डायमीटर, अपोजिट पॉइंट ऑन डायमीटर, तो क्या होगा याद रखिएगा, इनिशियली 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 हमारा आई डिक्रीज करेगा। आई डिक्रीज करेगा तो ओमेगा इंक्रीज करेगा जब तक वो कहाँ तक में पहुंच जाए, टिल द सेंटर। ये टॉर्टाइज सेंटर पर पहुंचेगा फिर सेंटर से आगे बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, आफ्टर सेंटर, आफ्टर सेंटर जरा सोचिए फिर उसकी दूरी बढ़ने लगी। अब आई धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा और ओमेगा धीरे धीरे घटेगी। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले घटे बाद में बढ़े या ओमेगा पहले बढ़े बाद में घटे। तो इसमें देखिए कह रहे हैं कांस्टेंट है, ऑप्शन नहीं हो सकता पहले ऑप्शन में, दूसरे में घटते हुए दिखा दी ओमेगा, ऐसा नहीं हो रहा है। चौथे में कह रहे हैं कि ये लिनियरली इंक्रीज करेगा, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है जो हमारे लिए करेक्ट हो रहा है क्योंकि पहले उसमें ओमेगा को बढ़ाते हुए दिखाया गया फिर धीरे धीरे घटाते हुए दिखाया गया है। तो जो एक ऑप्शन होता था कि ओमेगा फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, उस तरह को इन्होंने ग्राफ के फॉर्म में लिख दिया है। इसका ग्राफ का एग्जैक्ट शेप हम नहीं खींच पाएंगे लेकिन हाँ ये बता लेंगे कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रॉब्लम पे गौर करते हैं। तो चलो, ये फ्लूइड का प्रॉब्लम है लेकिन ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी होता है। इस क्वेश्चन में जब भी टैंक को इम्पटी करना हो तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम को बहुत गौर से समझना होता है। टाइम टू इम्पटी या टैंक, तो उसमें दो प्रॉब्लम होते हैं। फुल इम्पटी करना है मतलब किसी हाइट से पूरा पानी निकाल देना है और किसी हाइट से कुछ पानी निकालना है, कुछ बचना चाहिए, उसकी बात करते हैं। तो इसमें दोनों चीजें यूज की गई हैं। कह रहे हैं टैंक फुल ऑफ वाटर हैज स्मॉल होल एट इट्स बॉटम, और उसमें कह रहे हैं कि इफ द 3/4 ऑफ टैंक इज एम्प्टीड इन T1 सेकंड एंड रिमेनिंग 1/4 ऑफ टैंक इज एम्प्टीड इन T2 सेकंड, देन द रेशियो ऑफ T1 टू T2 इज। देखिए सेकंड केस में उन्हें पूरा टैंक खाली करना है, जो भी रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है h/4 उसे पूरा खाली करना है, लेकिन पहली बार में सर्टेन हाइट से सर्टेन हाइट तक आना है। तो याद रखिएगा इसमें दो फॉर्मूले आप याद रखिएगा। जैसे कह दें कि एक हमारा टैंक है, टैंक में h हाइट तक पानी भरा हुआ है, शुरुआत में h हाइट है और बाद में कुछ देर बाद वो h1 हाइट का बच रहा है। तो इसमें इस इतने मतलब h से h1 हाइट आने में मतलब ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो खाली हो, बस मतलब इतना हिस्सा ही हमारा क्या हो, खाली हो, ये वाला हिस्सा क्या हो जाए, खाली हो जाए। तो उस सिचुएशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टी का फॉर्मूला लिखिए A/A। ए मतलब जो होल का एरिया है स्मॉल है वो, और ए जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ए यहाँ पर है और होल का एरिया जो है वो स्मॉल ए है। और फिर लिखिए √2/g और फिर दोनों वो हाइट्स लिख दीजिए। रूट के अंदर ही दोनों हाइट्स रहेंगी, मतलब रूट ऑफ एच और ब्रैकेट के अंदर माइनस रूट ऑफ h1 और h जो भी हो नेक्स्ट हाइट, मतलब एक हाइट से दूसरी हाइट। और कंप्लीट इम्पटी करना हो, कंप्लीट इम्पटी तो A/A √2/g और वो पूरी हाइट जो रख दीजिए h, कंप्लीट इम्पटी करने के लिए ना। तो पूरी खाली करने के लिए ये फार्मूला और एक हाइट से दूसरी हाइट तक जाने के लिए ये फार्मूला। तो इसमें दोनों फार्मूले हमें यूज करने हैं। कह रहे हैं कि पहली बार वो 3/4 खाली हो रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा 3/4 दिया, मतलब हाइट कितनी बच रही है, h/4। तो h1 की वैल्यू पहली बार कितनी है, h/4। तो T1/T2 रेशियो निकालना है। तो देखिए A/A √2/g वाला टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना, √h माइनस √h/4। याद रखिएगा 3/4 खाली करना है, मतलब h/4 बचाना है। हाइट लिखी जाएगी बॉटम से। और फिर नीचे क्या है, दूसरे केस में कह रहे हैं कि पूरा खाली करना है, तो h/4 से पूरा खाली करना है, तो वहां 0 हो जाएगी, कहानी खत्म हो गई। देखिए √h सब खत्म हो गया, या √h कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें, 1 - 1/2 दैट इज यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2। तो T1 T2 का रेशियो देखिए कितना आ रहा है, T1 T2 का रेशियो आ गया 1।
तो कंप्लीट एम्प्टी करना टैंक को और एक हाइट से दूसरी हाइट तक खाली करना टैंक को, इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसका फॉर्मूला याद रखें। देखिए ये प्रॉब्लम अपथ्रस्ट का प्रॉब्लम है। कह रहे हैं एक बॉल राइजेस टू सरफेस एट कांस्टेंट वेलोसिटी इन लिक्विड whose density is 4 times that of the material of ball. The ratio of force of friction acting on rising ball and its weight. कह रहे हैं बॉल है वो पानी में ऊपर की तरफ जा रहा है, लिक्विड में ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसकी डेंसिटी जो है मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है 4 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉल है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो विस्कस फोर्स इसमें जनरेट होगा वो, और कह रहे हैं कि जो बॉडी का वेट है वो, उनका रेशियो क्या होगा, ऐसा सवाल पूछा गया। तो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या है, जरा सोचिए कि बॉडी में ऊपर की तरफ थ्रस्ट फोर्स जनरेट हो रहा होगा, नीचे की तरफ mg जनरेट हो रहा होगा। बॉडी ऊपर जा रही है तो विस्कस फोर्स भी किधर की तरफ जनरेट होगा, नीचे की तरफ। विस्कस फ्रिक्शन की तरह से ही होता है, मोशन को अपोज करता हुआ होता है। तो अगर देखा जाए बॉल ऊपर की तरफ राइज कर रही है तो यानी कि इस पे लग रहा है थ्रस्ट फोर्स, और नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, वो तो अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा होगा। क्योंकि बॉडी का मोशन वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, इसलिए विस्कस फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा होगा। और कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब स्पीड में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये सारे फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड होंगे। तो थ्रस्ट फोर्स इक्वल्स टू विस्कस फोर्स प्लस mg। ये विस्कस फोर्स के बारे में ही जानकारी जुटा रहे हैं। अब कह रहे हैं थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाइए। थ्रस्ट फोर्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम सबमर्ज्ड, पूरी बॉडी डूबी हुई है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम पूरा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 4 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ हमारा क्या है, याद रखिएगा, बॉल है, इनटू ग्रेविटी है। देखिए 4v रो जी हो गया। अच्छा बताइए mg की वैल्यू लिखना चाहें तो v रो जी लिख देंगे। थ्रस्ट फोर्स लिखते हैं, जरा देखिए 4v रो जी इज इक्वल्स टू एफ पी प्लस वी रो जी। मास को लिखा गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। याद रखिएगा जो 4 टाइम्स ऑफ डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो देखा जाए टेक्निकली डेंसिटी ऑफ बॉडी लिखा हुआ है, यहाँ डेंसिटी ऑफ बॉडी है। तो व्हाट इज द एफ पी दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो आ जाएगा 3v रो जी। अब रेशियो पूछा गया है इस विस्कस फोर्स और वेट का, तो विस्कस फोर्स और वेट का रेशियो क्या होगा, जरा सोचिए। विस्कस फोर्स की वैल्यू हो गई हमारी 3v रो जी, और वेट की वैल्यू हो गई v रो जी। कैंसिल आउट 3:1। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट चॉइस बन जाएगा। देखिए इस प्रॉब्लम में थर्मोडायनेमिक्स को मिलाया जा रहा है कैलोरीमेट्री के साथ में। तो हमने ऐसे प्रॉब्लम्स किए हैं बहुत सारे, इस पर गौर करते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस का है, 1 atm प्रेशर पर उसे गर्म किया जा रहा है, जिससे उसका वॉल्यूम वेपराइज हो गया है, तो उसका वॉल्यूम 1521 सेंटीमीटर क्यूब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं इसमें इंटरनल एनर्जी में चेंजमेंट बताइए, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर 540 कैलोरी पर ग्राम दी गई। तो देखिए ये वेपराइजेशन प्रोसेस ही है, पानी भी 100 डिग्री सेल्सियस पर है, केवल वेपराइजेशन हो रहा है। तो वेपराइजेशन प्रोसेस में इसमें पूछा गया कि व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का चेंजमेंट वैसे तो आप डेल्टा यू इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी जानते हैं, बट वो गैसीय सिस्टम के लिए, यहाँ वाटर सिस्टम दिया हुआ है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल करते हुए डेल्टा यू फाइंड आउट करेंगे। तो वो क्या कहता है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाई द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम नहीं, वर्क डन बाई द सिस्टम। तो हम देखते हैं ये जो गैस है वो एक्सपैंड हुई है, पानी जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, 1521 सेंटीमीटर के वेपर में बदला है, तो एक्सपेंशन हुआ है। तो वर्क डन बाई द इस सिस्टम के हम निकाल सकते हैं। डेल्टा क्यू हमें पता ही है कि डेल्टा क्यू में MLV लगा देंगे तो टोटल हीट जो नीड होगी वो भी मिल जाएगी हमें, वहां से डेल्टा यू निकाली जा सकती है। अलग अलग निकालिए, सब्सट्रैक्ट कीजिए, आंसर बनाइए। बस एक बात याद रखिएगा, यूनिट्स का ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ किलो जूल में देखिए यहाँ 540 कैलोरी पर ग्राम है। तो ये सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाले डेटाज हैं, इनका बस हमें ध्यान रखना है, बाकी सोल्यूशन आसानी से बन जाएगा। तो अब जरा देखते हैं डेल्टा क्यू निकालते हैं। डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा बताइए, डेल्टा क्यू हो जाएगा MLV। अब मास निकालते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर यानी कि 1 ml वाटर है। 1 ml वाटर का मतलब कितना हो जाएगा, याद रखिएगा 10 टू दी पावर 1 ml को हम सिंपली कह देते हैं कि 1000 लीटर जो होता है, मतलब 1 लीटर को 1 kg मान लिया जाता है। तो उस सिचुएशन में देखा जाए तो यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml 1 ग्राम के बराबर है, तो 1 ग्राम ही लेकर चलिएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 1 ग्राम मान लेते हैं, यहाँ 540 मान लेते हैं, तो ये 540 क्या हो जाएंगे, याद रखिएगा कैलोरीज। इसको अगर हम बदलना चाहें किसमें, जूल्स में, क्योंकि आंसर सारे जूल्स में है, तो 540 को 4.2 से आपको क्या करना होगा,
मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से एक डेल्टा क्यू आ गया, लगभग वो 2000 के आसपास का कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो डेल्टा क्यू को हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 540 इंटू 4.2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 2268 जूल्स। इस तरह से हमें मिल गया डेल्टा क्यू। अब जरा डब्ल्यू वर्क डन बाय द गैस भी निकाल लेते हैं, तो पी डेल्टा वी कर देते हैं। पी हमें पता है 1 एटीएम प्रेशर है, तो 1 इंटू 10⁵ पास्कल कर देते हैं। डेल्टा वी 1521 माइनस 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 10⁻⁻6। यूनिट्स कन्वर्जन खासकर यहाँ पर दिक्कत करता है, तो हो जाएगा 1520 इंटू 10⁻⁻6। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए 5 माइनस 6 सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा 152 जूल्स में आएगा, याद रखिएगा। हमें तो किलो जूल में रखना है, तो 0.152 किलो जूल लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2.268 किलो जूल, क्योंकि सारे आंसर देखिए किलो जूल में है। तो अब ये सारे वैल्यूज हमें मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा यू। डेल्टा यू को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लें, कैसे लिखेंगे 2.268 माइनस 0.152, सिंप्लीफाई करें 6 1 एंड दिस इज 1.2, तो आ जाएगा 2.116, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 2.12 किलो जूल ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं चलो। ये वीन्स लॉ और स्टीफन्स लॉ को मिलाकर सॉल्यूशन बनाने की कोशिश की गई है। कह रहे हैं कि इफ ईएम रिफर्स टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड लैम्डा एम इज द वेवलेंथ corresponding to maximum intensity of radiation, the Wien displacement law refers to। Wien displacement law क्या कहता है, हम लोग Wien displacement law में लैम्डा और टी का रिलेशन समझते हैं, यहाँ लैम्डा और ई में रिलेशन बनाया गया है। तो हमारे पास एक तरीका है वीन्स लॉ और स्टीफन्स लॉ को कंबाइन करने का। तो पहले वीन्स लॉ का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वीन्स लॉ कहता है कि अगर किसी सब्जेक्ट को आप हीट करें तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो उसकी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होती है वो किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम होती है, और लैम्डा एम इंटू टी बराबर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट ही वीन कांस्टेंट है, तो टी बराबर दैट वीन कांस्टेंट डिवाइड बाय लैम्डा एम कर देते हैं हम लोग। और स्टीफन्स लॉ कहता है, देखिए स्टीफन्स लॉ हमें स्टेटमेंट देता है कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एम की पावर 4। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन देखिए लैम्डा से क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड है। मतलब अगर लैम्डा में डिक्रीज हो, लैम्डा में डिक्रीज हो तो टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। लैम्डा डिक्रीज हो तो आई क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इस चक्कर की वजह से इस ऑप्शन में दो ऑप्शन सही होने की संभावनाएं बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि वीन्स लॉ किसे रिफर कर रहा है, तो वीन्स लॉ तो लैम्डा और टेम्परेचर के बीच में ही रिलेशन बिठाएगा। तो वीन्स लॉ कहता है डिक्रीज इन लैम्डा एम व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वीन्स लॉ के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, वीन्स लॉ किसे रेफर कर रहा है उसकी बात कही जा रही है। तो वीन्स लॉ तो लैम्डा और टी के बीच में ही रिलेशन बनाता है, स्टीफन्स लॉ किसी और चीज के बीच में रिलेशन बनाता है। लेकिन देखा जाए तो पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, वीन्स लॉ उसे रेफर कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन पहला ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है कि ई में इंक्रीमेंट होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेकिन ये किसके लिए है, स्टीफन्स लॉ। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे, उनका कहना था कि ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। बात सही है कि पहला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन वीन्स लॉ उसे रिफर नहीं करता। तो बच्चों लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स पे हम लोग काफी डिस्कशन कर चुके हैं, और इन प्रॉब्लम्स पर हमें सोचना है कि ये प्रॉब्लम कैसे करनी है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि 10 ग्राम आइस है -20 डिग्री सेल्सियस की, ड्रॉप्ड इनटू कैलोरीमीटर कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहे हैं कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज ट्वाइस दैट द ऑफ आइस, वाटर की स्पेसिफिक हीट आइस से दोगुनी है। तो व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड द कैलोरीमीटर विल कंटेन, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो कैलोरीमीटर क्या रखेगा, मतलब कैलोरीमीटर में फाइनल कंपोजिशन ऑफ सिस्टम क्या होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम सब लोगों ने कई बार की है। हमें क्या करना होता है, चार्टिंग करनी होती है, दो चार्ट बनाएं कि देखें कितना नीड है, क्या सप्लाई है, कहाँ इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। इस तरह की चीजें हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो हम देखते हैं, कह रहे हैं कि आइस है -20 डिग्री सेल्सियस की, और कैलोरीमीटर जिसमें 10 ग्राम ऑफ वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस का, उसे मिक्स किया गया है। अच्छा, कैलोरीमीटर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, तो कैलोरीमीटर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई तो उसे इग्नोर ही कर देंगे हम। अगर कर सकते हैं तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम को करने का तरीका बिल्कुल आसान है कि हम क्या करें, हम बिल्कुल सिंपल से तरीके से चार्ट बनाएं और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो जरा देखिए हमें किसको मिलाना है, आइस एक तरफ रख लेते हैं और एक तरफ कर लेते हैं वाटर। तो वाटर क्या होगा, याद रखिए वाटर ठंडा हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, वो ठंडा होकर कितने डिग्री सेल्सियस का वाटर बन जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस की। यही हीट आपके पास अवेलेबल है, फेज ट्रांजिशन अलाउड नहीं है यहाँ पे। 10 और स्पेसिफिक हीट मान लेते हैं 1, जो नॉर्मली हम लोग जानते हैं टेम्परेचर डिफरेंस 10 से 0 होना।
10, मतलब 100 कैलोरी अधिकतम आपके लिए अवेलेबल है जो इस आइस के साथ जितना हीटिंग कर सकती है करे। अब हमारा आइस है 10 ग्राम का आइस है जो कि -20 डिग्री सेल्सियस का है। अच्छा, इक्विलिब्रियम आपको बनाना ही बनाना है, ये भी जान लीजिए, इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं अटेन कराना है। तो 10 ग्राम आइस है -20 डिग्री सेल्सियस की, जरा देखते हैं, ये -20 डिग्री सेल्सियस की आइस है। अगर हम इसको गर्म करें तो सबसे पहले ये कहाँ जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस की। अब उसमें कितना एनर्जी का नीड होगा ये देखते हैं। तो 10 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट आइस की हाफ होती है वाटर से, या वाटर की 2 टाइम्स होती है, 0.5 इसको लेते हैं, ये 20 हो गया। तो इसको सॉल्व करें तो देखिए कितना हो जाएगा 100 कैलोरीज। अगर ये 100 कैलोरी हो गया, देखिए यहाँ सप्लाई कितनी है, ये सप्लाई है और ये नीड है। जितनी आपकी नीड है 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रही है, मतलब ये बर्फ गर्म होकर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा और पानी उधर ठंडा होकर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम यहाँ पर अटेन हो सकता है, जितनी नीड है उतनी ही सप्लाई है, इसके बाद प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। बर्फ जो है वो कहाँ पर पहुंच गई है, बर्फ पहुंच गई है 0 डिग्री सेल्सियस पर। उधर पानी क्या हो गया, पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। अच्छा, बर्फ मेल्ट नहीं हुई है, आइस विल नॉट मेल्ट, आइस विल नॉट मेल्ट, बर्फ पिघल नहीं रही क्योंकि पिघलने लायक उसको एनर्जी कोई नहीं दे रहा है, बस 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रही है। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, फाइनल कंपोजिशन जैसा है वैसा ही रहेगा। फाइनल कंपोजिशन, फाइनल कंपोजिशन में कितना हो जाएगा, 10 ग्राम ऑफ आइस और 10 ग्राम ऑफ वाटर, उतना ही रहेगा। बस कहाँ पर रहेगा याद रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें किसी भी तरह की कोई भी मेल्टिंग नहीं हुई। तो इस प्रॉब्लम को बच्चा लोग देखते हैं हम लोग। ये प्रॉब्लम में जो है वो रोटेशनल को मिक्स कर दिया गया है, रोटेशनल को नहीं, पुली बस सिस्टम को मिक्स कर दिया गया है स्प्रिंग सिस्टम के साथ में, और एसएचएम कराने की कोशिश की गई है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं, कह रहे हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मास m when displaced from its equilibrium position and then released for system shown in figure, consider the pulley and string to be identical, मास 25 केजी दिया है और की जरूरत पड़ने पर 100 हम यूज कर सकते हैं। अभी सिस्टम को अगर देखा जाए तो इस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये सिस्टम जो है हमारा वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक हमारे पास पुली अरेंजमेंट है। इस पुली अरेंजमेंट को देखें गौर से क्योंकि इसी में सारा खेल है। अब यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दी गई, अब जरा देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक है। अब ब्लॉक को तुम फोर्स लगाकर नीचे खींचोगे, तो ब्लॉक को जैसे हमने फोर्स लगाया ब्लॉक नीचे चला गया, ब्लॉक को मान लेते हैं पकड़ के हमने नीचे x डिस्प्लेस किया, तो यही हमारा एडिशनल फोर्स है जो हमने फोर्स लगाया। ठीक है, तो वो फोर्स लग गया भाई नीचे की तरफ। अगर देखा जाए तो हमारा फोर्स नीचे की तरफ लगा F, जिसने इस ब्लॉक सिस्टम को क्या किया, नीचे की तरफ खींचा। तो उस F की वैल्यू ma के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। अच्छा, जब वो फोर्स लगा होगा तो उसने यहाँ पर स्ट्रेस जनरेट किया होगा, टेंशन जनरेट किया होगा, वो टेंशन यहाँ 2 टुकड़ों में बट गया होगा, मतलब इस स्प्रिंग को क्या मिला होगा उस पर देखते हैं। तो उस स्प्रिंग को तो T/2 मिला होगा। यहाँ अगर T गया तो इधर की तरफ T/2 गया और इधर की तरफ क्या गया T/2। तो पहली बात जो हमारा फोर्स लग रहा है जो कि इस F के बराबर है, दैट इज F/2। तो यहाँ फोर्स है जिसे हम ma/2 कह सकते हैं, याद रखिएगा। ये F नेट जा रहा होगा किसके पास, स्प्रिंग के पास। अब स्प्रिंग के पास ma/2 लग रहा है। अब गौर से आगे बढ़ते हैं, तो जब इस ब्लॉक को हमने नीचे x खींचा होगा तो ये पुली नीचे की तरफ x गई होगी। गौर समझिएगा, ये पुली नीचे की तरफ x गई होगी, तो x इसने इधर भी खींचा होगा, x इसने इधर भी खींचा होगा, यानी कि स्प्रिंग में खिंचाओ तो 2x का हो गया क्योंकि ये पूरी रस्सी 2x टाइम्स खींची होगी। तो याद रखिएगा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जब इस बांस को तुमने x खींचा तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, याद रखिएगा नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ 2x। तो अगर हम फोर्स लिखना चाहें तो हम क्या लिखते हैं, F net इज इक्वल्स टू kx। तो यहाँ k लिखते हैं, यहाँ 2x लिखते हैं। तो ma की वैल्यू क्या हो गई बताइए, 2 टाइम्स ऑफ 2kx। तो ma की वैल्यू देखिए क्या हो गई 4kx। उस तरह से देखा जाए तो a की वैल्यू क्या हो गई 4k/m ऑफ x। एसएचएम वाले इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू आ गई √4k/m। सबकी वैल्यू डालिए। k बताइए हमारा कितना है, k दिया गया है क्वेश्चन में 100 और मास दिया गया है 25। सिंप्लीफाई करते हैं 4, आंसर आया 4। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाता है, करेक्ट चॉइस बन जाता है। इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा जब पुली x गई तो इधर भी रस्सी x छूटी, इधर स्प्रिंग की तरफ भी x छूटी, तो ये पूरा खिंचाओ तो स्प्रिंग में जाएगा। तो टोटल स्प्रिंग कितनी खिंच गई 2x। बीट्स का प्रॉब्लम आसान प्रॉब्लम होता है। बीट्स की प्रॉब्लम में पहला आंसर तो हम तुरंत निकाल लेते हैं, दूसरे आंसर की कंडीशन को हमें देखना होता है। हम लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिस की है।
तो कह रहे हैं ट्यूनिंग फॉर्क है जो 4 बीट पर सेकंड बनाती है, कोई दूसरा फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 288 है, और कह रहे हैं कि जब लिटिल वैक्स उस अननोन फॉर्क पे रखा जाए तो वो कितनी बीट बनाने लगा है, 2 बीट बनाने लगा है। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन फॉर्क इज, अब अननोन फॉर्क की इनिशियल फ्रीक्वेंसी बताइए। तो अननोन फॉर्क की इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ अननोन, एफ यू से कहते हैं। तो 288 के साथ 4 बीट बना रहा है, यानी कि आइदर उसकी फ्रीक्वेंसी 244 होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी 292 होगी। याद रखिएगा ये एक्सपेक्टेड आंसर हमारे आगे है। अब अगर लिटिल वैक्स लगाया जाए, थोड़ा सा वैक्स लगाए, तो इस प्रॉब्लम को देखिए कैसे करते हैं। लिटिल वैक्स अप्लाई किया जाएगा तो वैक्स लगाने से बताइए जो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क होता है उसका फ्रीक्वेंसी घटता है। तो घटेगा तो मतलब ये 284 भी घटेगा, ऐसे लिख लीजिए 283 हो जाएगा, 282 हो जाएगा, 281 हो जाएगा एंड सो ऑन। ये भी घटेगा तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हमारा 291 हो जाएगा, 290 हो जाएगा, 289 हो जाएगा, कुछ भी ऐसे बन जाएगा। अब जरा देखिए लिटिल वैक्स अप्लाई करने के बाद ये पॉसिबिलिटी है, अब इनमें से कौन पॉसिबिलिटी जो है 2 बीट बनाएंगे। तो जरा देखिए, दो अगर ये घट जाए तो 283 280 की 8 के साथ 5 बीट बनाएगा, 282 288 के साथ 6 बीट बनाएगा, 281 288 के साथ 7 बीट बनाएगा। नंबर ऑफ बीट देखिए बढ़ रही है, लेकिन वहां बीट्स कितनी बनानी है, 2। तो 288 291 के साथ 3 बीट बनाएगा, लेकिन 290 के साथ 2 बीट बना सकता है। तो सेकंड कंडीशन हमारा ये वाला जो आंसर है वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और मजेदार बात है कि इस क्वेश्चन को बिना आप कंडीशन बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एकमात्र आंसर वही दिया ही है, 284 वाला आंसर ही नहीं है, तो इसमें सेकंड कंडीशन भी बनाने की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड वाला। इस वेव के क्वेश्चन को बच्चा लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, जब भी टेस्ट पेपर होता है तो मैं भी ये क्वेश्चन प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बच्चों की कोर एनालिसिस को देखता है कि बच्चे कितनी मतलब बच्चे रट के चीजें तो नहीं सीख रहे हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम बस चीजें ऐसे ही याद कर लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो ये क्वेश्चन उन चीजों को बिल्कुल अच्छे से डायग्नोज करता है, ऐसे स्टूडेंट को डायग्नोज करता है कि बच्चे वो कौन से स्टूडेंट ध्यान से चीजें पढ़ते हैं। कह रहा है कि दो वेव्स हैं जिनके इक्वेशंस दिए गए हैं, 2a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, और y2 दिया है a sin 2 ओमेगा t माइनस 2 के एक्स, विल हैव इक्वल इंटेंसिटीज। पहला कह रहा है कि दोनों की इंटेंसिटी इक्वल होंगी, दो वेव्स हैं जो अलग अलग दिए हुए हैं। इंटेंसिटी ऑफ प्रोपोगेटिंग इन सेम मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ओनली। वो कह रहा है इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड ओनली, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर ही डिपेंड करती है। और याद करते वक्त हम एक चीज ध्यान रखते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं बच्चे लोग। ये प्रॉब्लम जो है वो एक अच्छी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें आपकी अटेंशन को देखा गया है, आप नोट्स पढ़ते कितने गौर से हैं। क्योंकि ये बताते हुए बच्चे और टीचर्स कुछ इस चीज़ों पे गलतियां करते हैं कि वो खुद ही इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि क्या कहा गया है या क्या है आंसर में। तो यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि दो वेव्स हैं जिनमें एक का एम्पलीट्यूड 2a है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरे का एम्पलीट्यूड a है साइन 2 ओमेगा टी माइनस 2 के एक्स है। कह रहा है कि इक्वल इंटेंसिटी एक्वायर करते हैं। दूसरा है इंटेंसिटी ऑफ वेव प्रोपोगेटिंग इन सेम मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ओनली। वो केवल एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है इंटेंसिटी, ऐसा कहा जा रहा है। और नॉर्मली पढ़ते वक्त हम ये चीज ध्यान देते हैं कि हम लोग जितनी भी जगह चाहे वाईडीएससी करें चाहे जो कुछ करें, वहां पर हम एक सिंपल सा फैक्ट बताते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये हमेशा हम बताते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज बताना भूल जाते हैं कि ओमेगा उन जगहों पर क्या लिया जाता है, हर बार कांस्टेंट अज्यूम किया जाता है। वैसे इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर लिखा जाए, एग्जैक्टली इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखे तो ये एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, एवरेज एनर्जी बाई एरिया इनटू टाइम। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इंटेंसिटी किसी वेव की फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि दोनों पर डिपेंड होने की वजह से जो एम्पलीट्यूड ओनली वाला ऑप्शन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। और हम लोग नॉर्मली ये मानकर ही सारे एक्सप्रेशंस बनाते हैं, इसलिए हम लोग भी पहले ऑप्शन को, सेकंड ऑप्शन को सही कर देंगे। कई बच्चों ने किया भी है, लेकिन यही यहाँ पर क्या हो जाती है, गलती हुई। ध्यान से नोट्स पढ़िए और ध्यान से प्रॉब्लम्स को अप्रोच कीजिए। अगर देखा जाए तो इंटेंसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, I1 बाई I2 ओमेगा 1 स्क्वायर A1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर A2 स्क्वायर। देखिए ओमेगा 1 की वैल्यू ओमेगा ही है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड 2a दिया हुआ है। दूसरे वाले का ओमेगा 2 ओमेगा दिया हुआ है और एम्पलीट्यूड a स्क्वायर दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे 4 ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर 4 ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और इंटेंसिटी रेशियो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, I1 बाई I2 1 आ जाता है। इसका मतलब इनका इंटेंसिटी रेशियो बराबर है। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, सही, और करेक्ट चॉइस सेकंड बन जाएगी, जिसे आप सबसे पहले काटेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पेपर का सोल्यूशन बनाया।
तो ऐसे ही और भी वीडियो सॉल्यूशंस और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि सबके कॉन्सेप्ट और अप्रोचेस क्लियर हो जाएं और आपका भी स्कोर 140 प्लस हो जाए। थैंक यू।